हेलो बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 से पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। हमने पिछले लेक्चर में 7 और 8 कर लिए थे और उदाहरण नंबर 9 आप खुद करेंगे। 10वां उदाहरण आपके सामने है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। 2 गुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर हो तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। बच्चों, किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया जाए। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समझो आपका आधा सवाल वहीं पर हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए और पूरा अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए कि स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद अगर आप सवाल करते हैं तो सवाल अपने आप होता चला जाएगा। आप विश्वास कीजिए, पहले स्टेटमेंट के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट ही आप समझ लीजिए सवाल है, उसका उत्तर स्टेटमेंट में ही छिपा हुआ है। आप पहले स्टेटमेंट को ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एक आयताकार, अब जब ये शब्द आ गया आयताकार, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आयताकार भूखंड है तो इसका मतलब उसका चित्र आप सामने बना दीजिए। सवाल करने के तरीके हैं बच्चों, और ये स्ट्रेटेजी लेकर चलोगे तो सवाल आपके सामने समस्या नहीं होगी, आपको इसको करने में इंटरेस्ट आएगा। इसमें सबसे पहले एक आयताकार भूखंड, तो हमने आयताकार भूखंड बना दिया, उसका नाम भी दे दो, A, B, C और D हमने नाम दे दिया। अब ये कहता है आयताकार भूखंड ये हो गया, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। उसकी जो लंबाई है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, 4.1 का दूसरा सवाल है ये। हमने वो गुणनखंड विधि से किया था और अब हम इसको जो है द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे। इसलिए अलग नहीं है, हमने उसमें भी यही किया था, अभी भी वही कर रहे हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप चौड़ाई मान लीजिए x है। हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना करो, उससे 1 अधिक हो गया। बिल्कुल जैसा स्टेटमेंट में कह रखा है आप वैसा करते जाइए, आपको अपनी तरफ से कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, सवाल अपने आप हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, हमने चौड़ाई को पहले x मान लिया तो चौड़ाई का 2 गुना 2x से 1 अधिक है +1, तो इसलिए, और उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर दे रखा है, तो आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम हल कैसे करेंगे? माना चौड़ाई मान लीजिए, माना चौड़ाई बराबर है x मीटर, क्योंकि मीटर वर्ग मीटर में आ रहा है ये, तो मीटर में मान लीजिए। तो लंबाई, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक, 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, चौड़ाई कितनी है? x, उसका 2 गुना 2x से 1 अधिक 1, ये +1, ये बन गई लंबाई। चौड़ाई के, ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप। क्षेत्रफल क्या आएगा? आयताकार है, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार का क्षेत्रफल होता है 2, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आप आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप लंबाई कितनी है? 2x + 1 गुणा में क्या? चौड़ाई। परंतु हमें क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब ये जो है 2x + 1 गुणा में x, हमने इस आधार पर क्षेत्रफल निकाला, ये किसके बराबर है? 528 के बराबर है। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, अंदर क्या बन जाएगा? 2x की 2 + x, और ये 528 इधर ले आओ, -528 बराबर है 0। अब आप यहां इसको हल करना है हमने,
और आप देखिए किस विधि से हल करना है। हमने इसको द्विघाती समीकरण के द्विघाती सूत्र के आधार पर इसको हमने हल करना है। द्विघाती सूत्र में हमें ए, बी और सी चाहिए। ए क्या है यहाँ पे 2, बी कितना है 1, सी कितना है -528, ये है। तो आप इसका देखिए क्या बनता है, डी निकालो, क्योंकि द्विघाती सूत्र की सहायता से करना है। डी क्या होता है b² -4ac, ये होता है। बी कितना है 1, 1 का वर्ग -4 गुणा में 2, है ना, 4 गुणा में 2, क्योंकि 4ac, a है हमारा 2, तो 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह -528। ठीक, अब आप इसको कीजिए, क्या बनता है ये 1 माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और अब ये 4 दूनी 8, 8 को इससे गुना करेंगे 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, और प्लस 1 कितना बन गया ये बन गया 4 2 2 5, ये डी का मान आ गया। अब आप इसको हल कीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं हम। इसके बाद तो हमारे पास द्विघाती सूत्र लगाते हैं, तो क्या कैसे निकलते हैं मूल का मतलब मान कैसे निकलते हैं। अगर द्विघाती सूत्र लगाएं तो द्विघाती सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, और सब का मान हमारे पास है -b के स्थान पर 1, यानी -1 प्लस और माइनस, क्योंकि 2 मूल होंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, और d कितना है बच्चों 4225 बटे 2 गुणा में 2a मतलब 2 बटे 2, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस वर्गमूल 4225। 4225 का वर्गमूल निकालेंगे, आप यहाँ पे निकाल लीजिए 4225 का वर्गमूल। कैसे निकालते हैं, भाग विधि के द्वारा निकाल लो, गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर हम इसको भाग विधि द्वारा निकालें तो कितने पे भाग जाता है, जोड़े बना दीजिए, 6 पे जाता है, 6 को 6 का 36, 6 बच गया 25, 6 दूनी 12, 5 से गया तो 65 आ गया, 625 बनेगा। तो इसका वर्गमूल 65 बटे 4। तो 2 मूल कौन कौन से बन गए, एक तो बना -1 प्लस 65 बटे 4, और दूसरा बना -1 65 बटे 4। तो मूल हमारा x 64 बटे 4, ठीक है ना। तो ये आ गया 16, और ये बन गया -66 बटे 4, यानी -33 बटे 2, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होते, नकारात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसको असंभव कर दिया। x बराबर है 16, x हमने क्या माना था बच्चों चौड़ाई, इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बराबर है 16 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, लंबाई आ जाएगी 16 गुणा में 2 प्लस 1 33 मीटर। तो लंबाई 16 मीटर, सॉरी चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई जो है 33 मीटर, ये इसके अंदर आ गया। आपने ये लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई है इसकी। इस प्रकार से सवाल को करना है। और अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगला देखिए, अगला उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। उदाहरण नंबर 11 लिखते हैं हम।
उदाहरण 11 क्या कहता है, दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए इस एक एक शब्द का अर्थ है, कर्मागत होने चाहिए, विषम होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए और वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ज्ञात कीजिए, हमने ऐसे जो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने और वो भी कर्मागत, जिसके वर्गों का योग 290 हो, जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो बच्चों ये सवाल आपको पहले ही बताया कि सारा सब कुछ कहाँ छुपा होता है, स्टेटमेंट में छुपा होता है। तो स्टेटमेंट के आधार पर ही हम करेंगे। हमें दो कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो माना पहला पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक, आप ऐसे लिखेंगे विषम पूर्णांक बराबर है x। ध्यान रखने की बात यह है कि x विषम होना चाहिए। यदि x के दो मान आते हैं और एक सम आता है और एक विषम आता है तो आपने विषम वाला लेना है, सम वाले को लिख देना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है ये कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यदि दो संख्याएं दोनों विषम आती हैं, एक धन आती है और एक ऋण आती है, तो ऋण वाले को असंभव बता देना है, क्योंकि यहां धनात्मक दे रखा है। तो पहला विषम पूर्णांक x, दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, हमेशा एक, जब हम गिनती करते हैं एक विषम एक सम फिर विषम फिर सम ऐसे आता है, एक छोड़ के एक आता है। तो कर्मागत और वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो x प्लस 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर विषम है, अगर प्लस 1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सम बनेगा। इसलिए x प्लस 1 नहीं लेना, x प्लस 2 लेना है, क्योंकि एक छोड़ के एक होता है विषम और इसी तरह एक छोड़ के एक क्या होता है, सम होता है। तो हमें विषम ये माना है और विषम ही अगला लेना है, तो हमें उसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे पहला विषम पूर्णांक मान लिया 3 है, तो अगला उसी से अगला कर्मागत विषम पूर्णांक क्या होगा, 5। अगर हम पहले 5 माना तो अगला क्या होगा, 7। अगर 7 माना तो अगला क्या होगा, 9 माना है तो उसके अगला क्या होगा, 11। मान लिया हमने मान लिया 33, तो अगला क्या होगा, 35। यानी 2 जुड़ेंगे हमेशा, और इनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रश्नानुसार, मैंने आपको पहले कहा कि स्टेटमेंट उसी के अनुसार चलना, हमने प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करो, दूसरे का भी क्या कर दो, वर्ग करो, और उसका योग कर दिया, जोड़ दिया, बराबर है किसके आ गया, 290। तो यही तो सवाल इसी में कह रखा है, हमने इसी के आधार पे लिया है। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, और उनके वर्गों, उनके वर्ग की और उसको जोड़ दिया, बराबर है किसके, 290 के, जो इसने कहा है। हमने वैसा ही कर दिया। अब देखो आप इसको खोलिए, x की 2 प्लस इसको खोलेंगे तो x की 2 प्लस 4x प्लस 4 बराबर है 290। तो 290 को उठा के इधर ले आओ, माइनस 290, क्योंकि ये बनेगा ना a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब आप देखिए x की 2 क्या बन गया, 2x की 2 प्लस, क्योंकि 1x की 2 प्लस 1x की 2, 2x की 2 प्लस 4x, और बराबर है ये इधर शून्य हो गया, क्योंकि ये 290 उठा के इधर ले आए, तो ये बन गया माइनस 286 बराबर है 0। अब आप ध्यान से देखिए, 2 सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्योंकि जब कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लेना चाहिए। x की 2 प्लस 2 से भाग कर दो यानी कि पूरे को, प्लस 2x माइनस 143 बराबर है 0। ये बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है, तो a बराबर है 1 है, b बराबर है क्या है 2 है, और c बराबर है क्या है माइनस 143। तो
तो अब आप इसको d निकालिए, इसका द्विघाती सूत्र से करना है तो हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 143। अब आप देखिए 4 और ये माइनस क्या हो गया, गुणा में होके प्लस, फिर इसको 4 से गुणा कीजिए, 4 3 12, क्योंकि 4 एकम 4 रहेगा, फिर 3 से इसको 143 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है ना, और फिर 4 1 5, कितना आ गया, ये 576 बन गया। ठीक, अब आपका ये 576 बना, d का मान आ गया हमारे पास 576। अब आप इसको हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो क्या आता है, देखिए यहां पे हम साइड में कर लेते हैं इसको, मूल किसके बराबर होते हैं, द्विघाती सूत्र के अनुसार माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d वर्गमूल बटे 2a, और हमारे पास माइनस b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 2 है, 2 प्लस माइनस ये कितना है 576, और बटा 2 गुणा में a कितना है 1, तो -2 प्लस माइनस, और 576 का वर्गमूल आपको पता है 24 होता है, और बटे 2 कितना आ गया, x के 2 मान क्या बनेंगे, -2 प्लस 24 बटे 2, और -2 माइनस 24 बटे 2, और ये क्या आ जाएगा, x बराबर है 22 बटे 2, और ये आ गया -26 बटे 2, और -13, असंभव हो गया ये तो, क्योंकि माइनस है, और यहाँ क्या लिख रखा है, धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान 11, एक संख्या 11, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, संख्याएं बराबर है 11 और दूसरी 13, क्योंकि 2 जोड़ने के बाद, दोनों विषम हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। ये 11वां था। अब आप 12वें सवाल पे आ जाइए। अब 12वें सवाल में देखिए, 12वें का स्टेटमेंट साइड में लिख रखा है मैंने पहले ही, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है तो टाइम ज़्यादा लगना था, इस करके पहले से ही लिख दी थी तैयार। आप स्टेटमेंट पढ़िए, एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है, एक ऐसा क्या है, आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई जो है क्या होनी चाहिए, लंबाई से 3 मीटर कम होनी चाहिए, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक होगी। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। देखिए इस तरह से, जिसका आधार जो है आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। इसमें यह कह रखा है कि एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुजाकार एक पार्क है जिसकी ये भुजाएं मान लिया ए, बी और सी, जिसमें ए बी जो है ए सी के क्या है, बराबर है। इसका ये आधार है, और ये आधार जो है, ये आधार उस पार्क जो आयताकार पार्क बनना है उसकी चौड़ाई इसके बाद है, इसके साथ लगती दीवार है, तो इसकी चौड़ाई तो ये हो गई। इस तरह से है, क्योंकि इसने कहा कि जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी उसका आधार जो है आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, और ऊंचाई 12 मीटर है। इस आयताकार की ऊंचाई जो इस त्रिभुजाकार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। यहां से अगर हम लंब गिराएं तो ये 12 मीटर आता है। AM ये ऊंचाई है जो 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो,
ठीक। तो देखिए इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। यानी कि इस आयताकार का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपने आयताकार की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया आयताकार पार्क की आप चौड़ाई को मान लो x, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर। अब चौड़ाई x मीटर है तो इसका मतलब ये जो है क्या होगी आपकी x मीटर। ठीक। और लंबाई क्या कहता है? जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगी? आयताकार पार्क की लंबाई x + 3 मीटर। लंबाई जो है क्या हो जाएगी? x + 3, क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है? 3 मीटर कम है। तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये मान लिया। अब आप देखिए त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल देखो क्या बनेगा, क्योंकि आयताकार का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। इसने क्या रखा है देखो, जिसका आधार आयताकार की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, यानी इसका क्षेत्रफल जो 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो हम आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बच्चों आयताकार का क्षेत्रफल देखिए, आयताकार का क्षेत्रफल क्या बना? आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x + 3 और चौड़ाई कितनी है? x। तो ये बन गई x की 2 + 3x वर्ग मीटर। ये बन गई हमारा क्षेत्रफल आयताकार का। अब त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार यानी कि BC गुना में ऊंचाई यानी AM, और ये बनेगा 1/2 x गुना 12 यानी कि 6x वर्ग मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। परंतु इसने सवाल में क्या रखा है बच्चों? देखो इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। यानी आयताकार का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो इसका मतलब दूसरे तरीके से आयताकार का क्षेत्रफल, अतः आयताकार का क्षेत्रफल कितना बना? 6x + 4 वर्ग मीटर। हम अगर लंबाई और चौड़ाई के तरीके से निकालते हैं तो हमारा क्षेत्रफल जो है आयताकार का ये आ गया। और यदि ये क्षेत्रफल आयताकार का यदि लंबाई और चौड़ाई के आधार से निकालते हैं और यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालते हैं तो ये निकलता है। और दोनों एक ही त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? अतः इन दोनों को बराबर रखिए। x की 2 + 3x बराबर है 6x + 4। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि दोनों ही उसी आयताकार भाग के क्षेत्रफल हैं। और इसका एक समीकरण बना दो अब आप, x की 2 + 3x - 6x - 4 बराबर है 0। अब आप इसको करेंगे तो x की 2 - 3x हो जाएगा और -4 बराबर है 0। अब आप इसको देखिए द्विघाती समीकरण से हल करें। a बराबर है 1 आ गया, b बराबर है -3 और c बराबर है -4। अब आप d निकालिए सबसे पहले। इसमें d बराबर है b² - 4ac
और ये बनेगा बी स्क्वायर यानी कि -3 का वर्ग -4 गुणा में 1 गुणा में -4। तो ये कितना बन गया, 3 का वर्ग 9 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, कितना आ गया 25। डी का मान 25 आ गया। अब आप इसके मूल निकाल दीजिए तो x बराबर है क्या आएगा -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, और b के स्थान पर आपने क्या लिखना है -3, तो माइनस ये माइनस फिर b के स्थान पर -3 यानी ब्रैकेट में -3 रहेगा, और माइनस प्लस माइनस वर्गमूल d यानी वर्गमूल 25 और बटा 2a, 2 गुणा में a के स्थान पर 1। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस माइनस 5, क्योंकि वर्ग 25 का वर्गमूल 5 बटे 2, और धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो 3 प्लस 5 बटे 2, और ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो 3 माइनस 5 बटे 2, ये 8 बटे 2 यानी कि 4, और ये -2 बटे 2 असंभव, क्योंकि असंभव, क्यों असंभव, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो x का मान 4 आ गया, x बराबर है 4, इसका मतलब आयताकार की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो गई 4, और लंबाई कितनी होगी 3 अधिक 3 7, ये 4 मीटर और लंबाई जो है 7 मीटर। इस प्रकार से हमारा ये मान निकल गया, और इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा अपने आप ही पता लग गया आपको, 4 सतह 28 बनेगा। इसमें आपने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अगर क्षेत्रफल भी ज्ञात करना हो तो 28 वर्ग मीटर बनेगा। इसके बाद निम्न द्विघात समीकरणों के मूल 13वां जो है, और उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब कैसे पता लगे किसी का अस्तित्व है या नहीं है, आपको पता है d का मान या तो 0 होना के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, उनका अस्तित्व होता है। यदि 0 के बराबर है d तो मूल 2 होंगे और दोनों बराबर होंगे, और यदि 0 से बड़ा है तो 2 मूल होंगे वास्तविक और वो अलग अलग होंगे, और d का मान अगर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब उसके मूल वास्तविक नहीं है और वो नहीं होगा। तो इसलिए हम 13वें सवाल को करते हैं। हमने ऐसे सवाल पिछले लेक्चर में भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, उदाहरण 13 जो है, इसमें पहला दे रखा है 3x की 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। दूसरा दे रखा है इसमें बच्चों x की 2 प्लस 4x प्लस 5 बराबर है 0। और तीसरा दे रखा है इसके अंदर बच्चों 2x की 2 माइनस 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर है 0। पहले हम सबसे पहले इनके अंदर ये ज्ञात करेंगे कि d क्या है, और d निकाल के फिर हमें पता लगेगा। इसने पूछा है कि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके उन्हें ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करने हैं। पहला समीकरण देखिए, 3x की 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। हमने इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, a कितना है 3, b कितना है -5 और c कितना है 2, ये है। अब आप इनको हल कीजिए, हल करेंगे तो d का मान निकालिए, b² माइनस 4ac, b कितना है -5 का वर्ग -4 गुणा a के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, c के स्थान पे लिखेंगे 2, तो 5 का वर्ग 25, 4 की 12 दूनी 24, d आ गया 1, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक हैं, मूल भिन्न तथा वास्तविक हैं। मूल अलग अलग हैं और वास्तविक हैं, तो इसका मतलब आप निकालिए उनको। मूल का सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र के अनुसार, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a हम करते आए हैं। तो अब आप इसको देखिए, -b यानी कि माइनस और -5
प्लस माइनस वर्गमूल 1 और बटा 2 गुणा में 3, क्योंकि ए के स्थान पर 3 है, तो ये बन गया 5 प्लस माइनस 1 बटे 6, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, और आप धनात्मक लेंगे तो बनेगा आपका मूल 6 बटा 6, और ऋणात्मक लेंगे तो बनेगा आपका 5 में से घट गया 4 बटा 6, यानी कि मूल आगे आपके x बराबर है 1 और 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 बटा 3, ये दो मूल आ गए, 1 और 2 बटा 3। इसी तरह से हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। इसी में दूसरे के क्या है, ये दूसरा, इसके देखिए a क्या है, यहाँ पे a है आपको दिया हुआ 1, b जो दे रखा है 4, c दे रखा है 5। तो आप इसका द्विघाती सूत्र लगाइए। हमें पता है द्विघाती सूत्र क्या होता है, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप लगाइए इसको, यानी कि 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 5, 4 चौके 16 माइनस 20, उत्तर आ गया -4, 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं है। तो फिर ज्ञात नहीं करने, अगर मूल ही वास्तविक ना हो तो हम उनको ज्ञात नहीं करेंगे। अब आप तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे तीसरा ले लेता हूँ इसके स्थान पर। अब तीसरे में हमें दे रखा है, तीसरे के अंदर यहाँ पे देखिए a बराबर है 2, b बराबर है -2 वर्गमूल 2 और c बराबर है 1। तो वही चीज़ d का मान सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि द्विघाती सूत्र में हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान निकालना होता है। तो अब आप निकालिए इसको, क्या बनता है, -2 वर्गमूल 2 का वर्ग -4 गुणा में 2 गुणा में 1, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, वो भी प्लस का, और ये -8 बराबर 0। मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं, क्योंकि शून्य हो तो मूल वास्तविक तो होते ही हैं लेकिन बराबर भी होते हैं। तो अब दोनों मूलों को निकालिए, हमें पता ही है क्या निकालना है, हम इसका सूत्र लगाएंगे, और सूत्र क्या होता है, x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। अब आप यहाँ पे आ जाइए, -b यानी कि माइनस और -2 वर्गमूल 2 प्लस -0, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, बटा 2 गुणा में 2, क्योंकि 2a है और a की जगह भी 2 है, तो ये बन गया 2 वर्गमूल 2 बटे 4। तो एक तो आ गया आपका मूल, क्या बन गया, क्योंकि आगे तो है ही नहीं प्लस माइनस, तो शून्य हो गया, तो वर्गमूल 2 बटे 2, दोनों ही मूल आपके ये बनेंगे +2। 2 कैसे बने, क्योंकि एक बार 0 प्लस करो एक बार 0 माइनस करो, उत्तर वही रहेगा, तो इसलिए 2 मूल बन गए आपके वर्गमूल 2 बटा 2। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर थोड़ा सा यूं चाहें भाई हमें 2 कैसे बना दिए, तो आप यूं कर सकते हैं, इसको अलग से मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ले आइए, आप यहाँ पे आ जाइए, ये बना 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस 0 बटा 4। तो अगर आप इसको ये देखें, 2 वर्गमूल 2 प्लस 0 बटे 4 और 2 वर्गमूल 2 माइनस 0 बटे 4, तो वो क्या बना आपका 2 वर्गमूल 2 बटे 4, और ये भी बना 2 वर्गमूल 2 बटे 4, क्योंकि 0 के जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका वर्गमूल 2 बटे 2 और वर्गमूल 2 बटे 2। आप चाहें तो इसको कैंसिल करके 1 बटा वर्गमूल 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, तो इसको काटेंगे तो क्या बन गया 1 बटा वर्गमूल 2। इसी तरह ये भी क्या आएगा, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, काटेंगे तो क्या बन गया 1 बटा वर्गमूल 2। तो ये भी मान लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ये सवाल
कीजिएगा अपनी नोटबुक में, पहले इनको ध्यान से समझिएगा और फिर आप बिना देखे सॉल्यूशन आपने करने हैं। और बार बार आपको कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें।